सो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने देखा था भाई कि एक तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का भी देखा था, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1x1 प्लस m2x2 समेशन ऑफ m1x1 m2x2 और mn तक करके समेशन ऑफ m कर देते हैं तो हम लोगों को x कोऑर्डिनेट निकल जाता है। उसी तरह समेशन ऑफ m1y1 m2y2 और mn तक करके समेशन ऑफ m से डिवाइड कर देंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट निकल जाता है सेंटर ऑफ मास का। इसी तरह हम लोगों ने z कोऑर्डिनेट निकालना सीखा। उसके बाद इन जनरल हम लोगों ने सीखा कि भाई अगर सेंटर ऑफ मास हमारा किसी मतलब ओरिजिन पे हो जाए तब उस केस में क्या होता है, m1x1 इज इक्वल टू m2x2 हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी, उन सब का एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे अभी आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज देखेंगे, है ना। डिस्क्रीट बॉडीज नहीं, पूरा कंटिन्यूअस अगर मास है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। उसके अलावा जो हम लोग को देखना है कि भाई सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी के बाद कि उसका मूवमेंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का अगर हमें सेंटर ऑफ मास नोन है तो उसके डायनेमिक्स के बारे में, उसके मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आज के क्लास का एजेंडा है हमारा। तो center of mass of rigid bodies. So a rigid body is composed of many particles. It does not show any change in its configuration on applying a force on it. So if a rigid body has an irregular shape or a non-uniform distribution of mass, its center of mass can be calculated with help of integral calculus. तो भाई अगर हमारे पास कई सारे पार्टिकल से बना हुआ एक रिजिड बॉडी है और इट डज नॉट शो एनी चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, मतलब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता है, साइज और शेप चेंज नहीं करता है, तो रिजिड बॉडी हैज एन इररेगुलर शेप और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट्स सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो जनरली अगर इसका मतलब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इररेगुलर शेप है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तब वहां पे इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करें। So if a body has a symmetrical shape, then the position of its center of mass lies at the center of symmetry or on the axis of symmetry. तो देखो irregular shape है तो इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करेंगे, सिमेट्रिकल शेप है तब उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए स्फीयर, डिस्क, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, स्फीयर और डिस्क तो आपको पता ही क्या होता है, पैरेललोपाइप का मतलब होता है पैरेललोग्राम, जो 3D फॉर्म में पैरेललोग्राम है उसको पैरेललोपाइप कहते हैं। सो पैरेललोपाइप, द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, डिस्क और पैरेललोपाइप। नाउ इन केस ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग्स एंड सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, इवन दो वहां पे कोई मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, कोई उस रिंग का कोई भी मटेरियल वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट फिर भी उसका सेंटर ऑफ मास अपने ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो इस तरह का अगर हमारा एक रिंग है तो सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे है, जहां पे कि कोई मटेरियल मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस रिंग में। सो इन फैक्ट फॉर ऑल द होमोजीनियस रिजिड बॉडीज, होमोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म जहां पे है, so in fact for all the homogeneous rigid bodies the center of mass coincides with their geometric center. तो जितने homogeneous rigid bodies हैं उन सभी का center of mass उसके geometric center पे ही lie करता है, ठीक है, for all the homogeneous bodies. Now center of mass of a uniform thin rod, तो अगर एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है 0,0 और एक पूरा जो रॉड है उसका लेंथ L है, टोटल जो इसका लेंथ है L है, तो जो एंड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, L,0 लिखेंगे, राइट। अब हम लोग x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का अगर हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, सो अगर x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो पहले तो इसका मास निकाल लेते हैं। मास निकालने के लिए हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, तो अगर इस पूरे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, टोटल मास m
डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L। अब मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। अब हमें अगर dx विड्थ का, dx जो विड्थ है इसका मास निकालना है dm, तो ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट ऑफ लेंथ का जो मास है उसको dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ dm निकल जाएगा हमारे स्मॉल एलिमेंट का मास। सो dm इज इक्वल टू m बाय l dx। ये हमारा हो। सो ये हमारा स्मॉल यूनिट का मास हो गया। सो कंसिडर अ यूनिफॉर्म थिन रॉड AB of mass m and length L. So the mass is m, length is L. It is held along x-axis with its end A at the origin. ये जो end A है वो origin पे 0,0 पे. So where x is equal to 0 and y is equal to 0. Let the rod be made of elements placed side by side. है ना, सारे एलिमेंट्स को साथ साथ में रखो साइड बाय साइड, तो ये सारे एलिमेंट साइड बाय साइड रखने से ये पूरा रॉड बन रहा है। सो वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ dx ऑफ रॉड इज shown at distance x from the origin. Mass of the element, that small element dx, the mass of that small element dx is dm is equal to m by l into dx. Now let x cm and y cm be the coordinates of center of mass of thin rod from the origin. है ना, ये जो x cm और y cm है, this is basically coordinates of center of mass of thin rod from the origin. Then x center of mass, तो ये जो center of mass है इसका जो x coordinate है, x center of mass is 1 by m. जो समेशन ऑफ mi/xi करते थे हम लोग, क्या करते थे, x जो सेंटर ऑफ मास का was summation of mi/xi by summation of mi. उसके जगह, समेशन के जगह हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन यूज करना है। इंटीग्रेशन साइन यूज करना है, x सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ छोटा एलिमेंट mi, मतलब dm हो गया। स्मॉल जो एलिमेंट है उसका मास dm है, तो mi मतलब एक छोटा पार्टिकल का जो मास था mi, उसको dm से रिप्लेस कर लिया। और जो xi था, राइट, उसको x से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब जो यहाँ से डिस्टेंस है x ओरिजिन से, डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन समेशन ऑफ mi। तो ये क्या हो गया, देखो dm का इंटीग्रेशन x सेंटर ऑफ मास करोगे, dm का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 by m हो जाता है। पूरे मास को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट दो, पूरे लेंथ को, और उन सब को dm कर लो, सबका मास, उन सब के मास को ऐड करोगे तो टोटल मास के बराबर आ जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू m, सो 1 by m, और उसके बाद x dm, x इंटू dm का इंटीग्रल कर लेंगे 0 से लेके l तक, तो हमें x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज कर रहा है, 1 by m x dm 0 to l। अब ये जो है, अब इसको क्या करेंगे, x dm हम लोग के पास पता है क्या है, m by l into dx। तो इस dm के जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर लेते हैं, m by l into dx कर लेते हैं। m बाहर ले लेंगे, अब m by l को बाहर लेंगे तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 by l, अंदर बच जाएगा x dx। अब उसको इंटीग्रेट करना है, तो dx के रेस्पेक्ट में x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2, नॉर्मल इंटीग्रेशन है भाई, x टू द पावर 1 को इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर 2 by 2 हो जाएगा, 1 by l x टू द पावर 2 by 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। तो 0 से l तक अगर लिमिट डाल रहे हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 by l अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है l, मतलब l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 by l इंटू l स्क्वायर बाई 2। इसको कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल होगा तो ये l बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू l अपॉन 2। तो जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर हो गया, l बाई 2 के बराबर, राइट। उसी तरह अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1 by m y dm। अब y dm करोगे, y का इंटीग्रेशन एज y इज इक्वल टू 0 फॉर थिन रॉड, हम लोग क्या बोल रहे हैं पहले केस में, थिन रॉड का निकालना है, तो उसका y क्या होगा, 0 होगा। y 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास y क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया।
तो मतलब इसका अगर हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है थिन रॉड का, वो क्या हो जाएगा, L/2, 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सो Yes, sir. L/2 Yes, sir. 0 मतलब अगर थिन रॉड है तो उसके एग्जैक्ट सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। L/2 डिस्टेंस ओरिजिन से, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द लेंथ पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है बच्चों, सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ना नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमें कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग, डिस्क एंड स्फीयर। सो सर्कुलर रिंग, डिस्क और स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो सर्कुलर रिंग, डिस्क एंड स्फीयर आर सिमेट्रिकल बॉडीज। ये सारे क्या है, सिमेट्रिकल बॉडीज। रिंग भी सिमेट्रिकल है, डिस्क भी सिमेट्रिकल है, स्फीयर भी सिमेट्रिकल है। इन सब का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ है, उसके सेंटर पे, जो ज्योमेट्रिक सेंटर पे। So each body has a symmetry about a point which is the center of symmetry, that is center of mass of respective objects. So if R is the radius of the circular ring or disc or sphere as shown in figure, the center of mass lies at the center C whose coordinates are R, R. अगर हम लोग उसको इस तरीके से रखें, फर्स्ट फिगर में देखो, हम लोग इस डिस्क को या स्फीयर को या फिर रिंग को इस तरह से रख रहे हैं जहां पे कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों से टच कर रहा है, और है ना, और ये दोनों बेसिकली इनके टेंजेंट्स हैं बेसिकली। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिस्क है इसका सेंटर कहाँ है, R, R पे। मान लो रेडियस R है, तो ये अगर ओरिजिन है 0, 0, तो ये क्या हो जाएगा, R, R हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया यहाँ पे, R, R। अगर उस डिस्क को ऐसे रखा कि y एक्सिस के अलोंग उसका डायमीटर है, तो उस केस में, है ना, और वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उस केस में जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, 0, R, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोगों ने इसको इस तरीके से रखा कि इसका डायमीटर जो है x एक्सिस के अलोंग है और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उस केस में जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो R, 0 पे होगा। तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग ओरिजिन किसको ले रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है। सो इफ द ओरिजिन लाइज एट A as shown in the figure, if the origin lies at A as shown in the figure, then the center of mass lies at C1 whose coordinates are 0, R. तो अगर ओरिजिन A पे लाई कर रहा है तो 0, R, B पे लाई कर रहा है तो R, 0। ये तीनों केस लिया हुआ, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो यहाँ पे A वाला फिगर है, इसके लिए B वाला फिगर है और इसके लिए C वाला। क्लियर बच्चों? Yes, sir. आगे Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Now the figure beside shows that the center of mass of a uniform triangular lamina is at the centroid C of the triangle. तो center of mass कहाँ होगा, centroid पे होगा, right? तो centroid C of the triangle पे होगा। तो centroid क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे कि मीडियंस मीट करते हैं। तो ट्राइंगुलर लैमिना है, तो हम लोग 3 इस ट्राइंगल के मीडियंस बनाएंगे, राइट? यहाँ पे पहला मीडियन हो गया। मीडियन क्या करता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। उसी तरह एल से लेके ऑपोजिट पॉइंट के मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे ऑपोजिट साइड के। एम से, एम वर्टेक्स से फिर से ऑपोजिट साइड से ज्वाइन करेंगे। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। अब हमें पता है कि अगर ट्राइंगुलर लैमिना है तो उसका सेंटर ऑफ मास will lie at the centroid of the triangle. So for any triangular shaped lamina मतलब एरिया, पतला सा एरिया हो गया, है ना, जिसका थिकनेस 0 है, बस एक पतला सा शीट है। तो पतला सा अगर शीट है ट्राइंगुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका सेंटर ऑफ मास will lie at the point at which the medians meet or at the centroid of the triangular lamina. Now if you see this figure, another figure, here we have a solid symmetrical cone. So
फिगर शोज द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ अ सॉलिड सिमेट्रिकल कोन, तो वो बेस से कितने डिस्टेंस पे है, h/4 के डिस्टेंस पे है, और वर्टेक्स से अगर हम लोग निकालेंगे तो 3h/4 के डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो इस कोन का सेंटर ऑफ मास उसके हाइट एल्टीट्यूड के ऊपर लाई करेगा, और एल्टीट्यूड पे अगर हम वर्टेक्स से डिस्टेंस देख रहे हैं 3h/4 लेंगे, और अगर बेस से डिस्टेंस देख रहे हैं तो h/4 लेंगे। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Sir, can you repeat this cone वाला sir? ये कोन वाला भाई, Yes sir, कोन वो का जो miss हो गया था सेंटर sir. कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोन के एल्टीट्यूड के लाइन पे लाई करेगा एट ए डिस्टेंस 3h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स, और एट ए डिस्टेंस h/4 फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन। Okay. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेबल लिस्ट द पॉइंट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम ऑफ द होमोजेनियस बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप। तो पहला बॉडी अगर हम लोग देखें, ये क्या है, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है उसका भी सेंटर ऑफ द स्फीयर पे ही होगा सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो सेंटर ऑफ द रिंग पे होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है तो सेंटर ऑफ द डिस्क पे होगा। यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ द रॉड पे होगा। तो ये सारे ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे लाई कर। अब आ जाते हैं प्लेन लैमिना इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल और ए पैरेललोग्राम। तो इन सब में या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो, इन सब में कहाँ लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। मतलब अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो स्क्वायर के केस में भी सेम चीज, रेक्टेंगल के केस में भी सेम चीज, और पैरेललोग्राम के केस में भी सेम चीज। तो स्क्वायर के केस में भी जहाँ पे डायगोनल्स मीट कर रहा है, रेक्टेंगल के केस में भी जहाँ पे डायगोनल मीट कर रहा है, वो हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग ट्रायंगुलर प्लेन लैमिना। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्लेन लैमिना की बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल है ना। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा भी था, मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे सेंटर ऑफ मास होता है। रेक्टेंगुलर और क्यूबिकल ब्लॉक, तो वहां पे जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल विल गिव यू क्यूबिकल है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स मतलब कि हमारे पास अगर एक इस तरीके का क्यूब या क्यूबॉइड है, तो ये जो डायगोनल्स जहां मीट करेंगे अंदर सेंटर पे, वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर। हॉलो सिलेंडर का मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, तो अगर सिलेंडर है तो मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, ये अगर हमारा सिलेंडर है तो इसके एक्सिस के मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा। सॉलिड सिलेंडर है उसमें भी मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो हॉलो और सॉलिड दोनों सिलेंडर में सेम मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। कोन और पिरामिड है तो ऑन द एक्सिस ऑफ द कोन एट अ पॉइंट डिस्टेंस 3h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स, सो वेयर h इज द हाइट ऑफ द कोन। तो ये वाला भी हम लोग लास्ट में अभी देखे ही थे कि अगर कोन है तो इसके एल्टीट्यूड पे वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस, 3h/4 डिस्टेंस, जहां पे h इज द हाइट ऑफ द कोन। इज इट क्लियर बच्चों? यस Yes, sir. सर। हॉलो और सॉलिड कोन के लिए चेंज होता है? नहीं, एक सिमेट्रिकल है ना, कहाँ चेंज कर, मतलब तुम्हारे जो एक्सिस के लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम मास है। क्लियर बच्चों? तो इसको याद कर लेना है बेसिकली, तुम लोगों को याद हो ही गया है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं याद करने के लिए।
लेकिन फिर भी यहाँ सेंटर ऑफ मास सबका पता होना चाहिए किस फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो इसको तुम आगे देखोगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है मोस्ट केसेस में एक दूसरे से कोइंसाइड ही करता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। तो सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको बिल्कुल ध्यान में रखना है हम लोगों को। पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास का क्या पोजीशन होगा वो हमारे चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं होगा। मतलब ओरिजिन कहाँ चूज कर रहे हो, ये सब चूज करने से उसका सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। कोऑर्डिनेट जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बदल सकता है, बट लेंथ, मान लो रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ द रॉड पे, लेंथ ऑफ द रॉड के सेंटर पे, तो वो तो सेंटर पे ही रहेगा, वो तो किनारे तो आ नहीं जाएगा सेंटर ऑफ मास। सो दैट मीन्स दैट द सेंटर ऑफ मास is basically, it does not change and it is not dependent on the coordinate system. Now let's come to the second one. The position of center of mass depends on the shape and size of the body and distribution of its mass. Hence it may lie within or outside the material of the body. क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास हमारा? शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा कि भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास वेरी कर सकता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तो और इन तीन फैक्टर्स से पता चलता है हमें कि ये जो है सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के अंदर लाई कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के बाहर लाई। तीसरा पॉइंट आते हैं, द सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन होगा तभी वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी मोशन ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। अगर एक्सिस के अबाउट ही मूव कर रहा है तो उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो फिर हम लोग को सेंटर ऑफ मास का ऐसा कोई पोजीशन तो चेंज नहीं करेगा रोटेटरी मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन में हाँ, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसका पोजीशन चेंज करता है सेंटर ऑफ मास। जस्ट अ सेकंड। Okay, so concept of center of mass proves that the laws of mechanics which are true for a point mass are equally valid for all microscopic bodies. तो ये जो हमारा center of mass का concept है, so the concept of center of mass proves that the laws of mechanics which are true for a point mass are equally valid for all macroscopic bodies. Macroscopic bodies मतलब जो छोटे bodies नहीं है, rigid bodies है, जिसका shape size हम लोग जो है पॉइंट नहीं मान सकते। उस केस में क्या है कि जो पॉइंट मास के लिए जो भी हम लोग लॉ ऑफ मैकेनिक्स अभी तक पढ़े हैं वहां पे हमने क्या एज्यूम किया था कि सारा पॉइंट मास है। तो वो जो पॉइंट मास के लिए एज्यूम किया था वो रिजिड बॉडी के लिए भी ट्रू होगा अगर हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से चलें। मतलब उस पूरे रिजिड बॉडी को हम मानेंगे कि उसका मास उसके सेंटर ऑफ मास पे एक जगह पे प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसको हम फिर एक पॉइंट मास लेके सॉल्व कर सकते हैं सारे इक्वेशन। नाउ फिफ्थ वाला है, इफ वी नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड देयर मासेस, वी कैन गेट द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बाय ट्रीटिंग वेरियस पार्ट्स एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दोज हुज मासेस आर concentrated at their respective centers of masses. So अगर हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम नोन है, ठीक है, so if we know the center of mass of different parts of the system and their masses, we can get the combined center of mass by treating various parts as point objects whose center of mass are concentrated at their respective centers of mass. मान लो हमारे पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, दूसरे का यहाँ है, तीसरे का इधर, चौथे का इधर। तो अब इन चार पोजीशन का सेंटर ऑफ मास पता है, तो इन सब का सेंटर ऑफ मास अगर हमें निकालना होगा तो बेसिकली m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 करके हम लोग नेट सेंटर ऑफ मास कहीं पे निकाल सकते हैं।
तो उन सेंटर ऑफ मास जो चारों पार्ट्स हैं उन सब को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मान के हम लोग टोटल सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Now motion of center of mass. अब देखो वी नो दैट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हम लोग थ्योरी अभी पढ़ेंगे जो लास्ट में कंक्लूड करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So we know that position vector r of a system of n particles is given by equation 13. So position vector r हम लोगों को पता है कि ये क्या था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर 1 by m समेशन ऑफ mi r है, ये हमारे पास था. अब m को इस तरफ लेफ्ट साइड में लेके आ जाओगे तो m r is equal to समेशन ऑफ mi r है. तो टोटल मास m into सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर इज m1 r1 m2 r2 mn r है. Assuming that masses m1, m2, m3 and mn and total mass m do not change with time and differentiating both sides of equation with respect to time, we get. अब क्या करो, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट, इसके LHS और RHS दोनों को, तो उससे हमें क्या आ जाएगा m टाइम्स dr by dt, m1 dr1 by dt, m2 dr2 by dt, mn drn by dt. मान लो dr1 by dt v1 है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, dr2 by dt v2 है, तो dr by dt is v, velocity of center of mass of the system of particle. तो m into v क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2 और mn v, है ना. तो हम लोगों ने पहला पढ़ा m into r is m1 r1 plus m2 r2 plus mn rn. तो ये हमारा मास into पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r is m1 r1 m2 r2 और ये mn rn तक, राइट. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 31 अगेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे. m dv by dt, m1 dv1 by dt, dv2 by dt, dvn by dt, ये सब हमें पता है कि एक्सेलरेशन के बराबर है. a1 हो गया, dv2 by dt a2 हो गया, dvn by dt an हो गया और dv by dt a हो गया. तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1 m2 a2, मतलब इंडिविजुअल मासेस और उनका अपना खुद का एक्सेलरेशन. सो a1 इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, और a इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये तीन रिलेशन है, पहला इसके पोजीशन वेक्टर्स का, वेलोसिटीज का और एक्सेलरेशन का. सर आप एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? ठीक है सर, थैंक यू. So dv by dt is equal to a, that is acceleration of center of mass of system of particle. So according to Newton's second law, okay, so according to Newton's second law, if you see, we have m1 a1 which is equal to f1, m2 a2 which is equal to f2. So vector sum of all the forces acting on the first particle, vector sum of all the forces acting on the second particle. So equation 33 can also be written as m of a, वो जो m1 a1 लिख रहे थे ना, उसको हम f1 लिख सकते हैं, m2 a2 को f2 लिख सकते हैं. तो f1 f2 f1 plus f2 plus fn तक. So summation of all the forces acting on individual particles is equal to mass into acceleration of center of mass. So that means sum of all the external forces acting on a system of particles is equal to mass into acceleration of center of mass of the system of particles. So this is very important to understand. So therefore, total mass of a system of particles multiplied by acceleration of its center of mass is equal to vector sum of all the forces acting on the system of particles. So among these forces, there will be external forces exerted by agencies outside the system,
and also internal forces exerted by particles of the system on one another. So we know from Newton's third law that internal forces exist in equal and opposite pairs. Therefore, their contribution is zero. So only external forces contribute to equation 34, which can therefore be rewritten as. So basically, क्या कह रहा है? Newton's third law of motion states that internal forces exist in equal and opposite pairs. तो इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट पेयर में लगेगा, एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो सारे एक दूसरे को पेयर्स जो है अपोजिट पेयर्स कैंसिल कर देंगे, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स में जीरो हो जाएगा. तो इसको हम लोग रीराइट कैसे कर सकते हैं, वही चीज मैं बोल रहा था, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो if you see this, so mass into acceleration of center of mass is all sum of all the external forces. So F external dash is basically is the vector sum of all the external forces acting on the particle of the system. So F dash external, this is the vector sum of all the external forces acting on the particle of the system. So that is equal to mass into acceleration of center of mass. So from equation 35 shows that the center of mass of a system of particle moves as if the entire mass of the system was concentrated at the center of mass only. तो ये पूरा सिस्टम कैसे मूव करेगा, एज इफ कि पूरा जो एक्सटर्नल पूरा जो पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उन सब का सेंटर ऑफ मास पे ही सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो पॉइंट मास जैसे मूव करता वैसे ही ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी मूव करेगा. So equation 35 shows that the center of mass of system of particle moves as if the entire mass of the system were concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that. Now hence we can conclude that whatever be the system of particles and whatever be the motion of its individual particle, the center of mass of the system moves according to equation 35. तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, इंडिविजुअल पार्टिकल कहीं भी जा रहा हो, किसी भी मोशन में हो, बट इवेंचुअली टोटल सेंटर ऑफ मास इसी मोशन, इसी इक्वेशन से पूरा जो है कंट्रोल हो. सो दिस इज हाउ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज सेपरेटेड इवन इफ इट इज रोटेटिंग एज वेल. तो देखो रिजिड बॉडी का इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है, और इंडिविजुअल पार्टिकल अगर रोटेट भी कर रहा है ना तो भी उसका जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. वही चीज बताया जा रहा है कि इसी वजह से जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशन मोशन इन सब को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेटली स्टडी करते हैं. मतलब हम जब इक्वेशन लिखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन का अलग इक्वेशन लिखेंगे और रोटेटरी मोशन का अलग इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हम अननोन्स निकालते हैं जो निकालना है. सो यही कह रहा है यहाँ पे, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, दैट ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज separated even if it is rotating as well. The same is true for a system of particles with all kinds of internal motion. तो system of particle है, उसमें individual particle कहीं भी move कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना. Individual particles can randomly move in any direction, but we have to consider only, so that will we have to consider while we are seeing the effect of the external force. So that will be all these motions cancel each other, and the motion of the center of mass describes this F external. Whatever force we are applying, the effect of that is in moving the center of mass of the system of particles. Clear है बच्चों? Yes, sir.
Now linear momentum of system of particles. तो अगर system of particle उसके linear momentum को हम लोग study करें, so let us consider a system of n particles with masses m1, m2, mn moving with velocities v1, v2, vn respectively. तो ये सारे n particles हैं और ये जो system है ये मान लो n particles से बना है, right? तो let's say हमारे पास ये एक मास m1 है, ये मास m2 है, मास m3 है, मास m4 है. तो ऐसे ऐसे कई सारे मासेस, पॉइंट मासेस मिलके ये सिस्टम बनाता है. सो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल विद मासेस m1, m2, mn मूविंग विद वेलोसिटीज v1, v2, vn. ये सारे इंडिविजुअली, मान लो ये इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, इधर कर रहा है v2 से, इधर कर रहा है v3 से, इधर कर रहा है vn से. ठीक है, तो अलग अलग वेलोसिटीज से लेट से मूव कर रहा है, राइट? Now moving with velocities v1, v2, vn, the particles may be interacting and have external forces acting on them. So the linear momentum of the first particle p1 is m1 v1, right? मान लीजिए इसका मास v, velocity v1 था. So पहले वाले पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा m1 v1, सेकेंड पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है m2 v2 एंड सो ऑन. फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स मिलके जो सिस्टम बना रहा है, उसका लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, एंटायर सिस्टम, p of the system is vector sum of linear momenta of all the individual. So for the system of n particles, the linear momentum p of the system is vector sum of linear momenta of all the individual particles of the system. That is, p is equal to p1 plus p2 plus p3 up to pn. So ये जो p होगा ये क्या हो जाएगा, m1 v1, m2 v2, mn vn, इन सब का vector sum हो जाता है, right? So if m is the total mass of the system of n particle and v is the velocity of center of mass, so momentum of the whole system is mass into velocity of center of mass. This will be equal to m1 v1, m2 v2 up to mn vn. So this net momentum p of the system of particle p is equal to m into v, that is m1 v1, m2 v2, m3 v3 up to mn vn. So hence the total linear momentum of system of particle is equal to product of total mass of the system and the velocities of its center of mass. तो देखो, total mass into velocity of center of mass is equal to sum of all the individual linear momentum. अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, so dp upon dt, rate of change of total momentum, ये क्या हो जाएगा, m dv by dt, which is ma, which is equal to f external, right? So this is the statement of Newton's second law extended to system of particles. So जो हम लोग कर रहे थे ना, rate of change of momentum is equal to force, अब वो हम लोगों ने सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ा था. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देख. तो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग कर सकते हैं. Okay. So in an isolated system, the vector sum of external forces acting on system of particle is 0. So अगर एक isolated system है, तो vector sum of external forces acting on a system of particles 0 हो गया. तो उस केस में dp upon dt, rate of change of momentum with respect to time, will be equal to 0. और p is constant, dp by dt 0 हो गया, मतलब momentum का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो p है वो कांस्टेंट है, राइट? सो p is constant means mass into velocity of center of mass, that is constant, और velocity of center of mass is constant. तो जब external forces, if sum of external forces is equal to 0, that means there will be no change in the velocity of the center of mass. Velocity of center of mass remains constant. So this is very important again.
ये जो कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0. This is very important. We'll use it in many of the questions you will see. कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लग रहा है दैट इज इक्वल टू 0. सो इफ F external is 0, that means velocity of center of mass remains constant. क्लियर है बच्चों? आ रहा बेटा समझ में? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Now note that on account of internal forces, that is forces exerted by the particles on one another, the individual particles may have complicated path. तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपना इधर उधर घूम रहे होंगे, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हम तो पूरे सिस्टम को एज ए होल कंसिडर करते हैं ना. सबसे पहले हम लोगों ने यही किया था कि कंसिडर अ सिस्टम. याद है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 6 हमने रूल सीखा था कि सबसे पहले डिसाइड ऑन द सिस्टम, उसके बाद डिसाइड ऑन ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, राइट इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन. यही स्टेप्स था हमारा. पहला स्टेप था डिसाइड ऑन द सिस्टम. तो वही चीज है कि अगर हम लोग को सिस्टम पे पढ़ना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना. मतलब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमको उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. सो इसीलिए yet if the total external force acting on the system is 0, the center of mass moves with a constant velocity. So तुमको बस इसका ध्यान रखना है, अगर total external force जो है 0 हो गया तो center of mass of system of particles moves with constant velocity. That is, moves uniformly along the straight line like a free particle. So if the center of mass is at rest, it would remain at rest when total external force acting on the system is 0. So note that equation 39 implies that Px is C1, Py is C2, P3 is C3, where Px, Py, Pz are components of linear momentum P along x, y, z axis, and C1, C2, C3 are constant. मतलब x axis के along भी momentum conserved, y axis के along भी momentum constant और z axis के along भी momentum constant होगा. It should be clearly understood that the system as a whole may be changing shapes or orientation due to internal forces, but it will have no effect on the trajectory of the center of mass of isolated system. ये बहुत important है. एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी अगली क्लास में, तो उसमें देखोगे कितना अच्छा इसका यूज हुआ है कि भाई इंटरनल फोर्सेस के वजह से उसका शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, बट उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है. सो इसका जो यूज है, एक एग्जांपल है. एग्जांपल क्या है? we know that when an object of finite size is thrown with some velocity, some initial velocity at an angle with the horizontal, it follows a parabolic path. It follows a parabolic path. The center of mass of such an object also follows the parabolic path, right? Even if the object were to disintegrate in mid-air, the internal forces of explosion cannot change the original parabolic path of the center of masses of the fragment. So, अभी एक मान लो एक हमारे पास बॉम्ब तुमने फेंका, ठीक है? तो हमने पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब फेंका, रास्ते में क्या हुआ? वो बॉम्ब डिसइंटीग्रेट कर गया. मतलब उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्चर मार दिया, उससे आधा बॉम्ब यहीं पे गिर गया, ठीक है? और रेस्ट ऑफ द हाफ बॉम्ब, आधा बॉम्ब ऐसे गिर गया और रेस्ट ऑफ द हाफ बॉम्ब कहीं यहाँ पे गिरा, ठीक है? अब इसका अगर हमें निकालना है कि दूसरा वाला कहाँ गिरा है, ये वाला कहाँ गिरा, अगर पहले वाले का पोजीशन पता है, दूसरे का निकालना है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर बॉम्ब फटा नहीं होता बीच में, अगर ये ब्रेक नहीं किया होता, तब ये क्या होता? यहाँ पे गिरता. तो अभी भी बिकॉज जो ये बॉम्ब दो पार्ट में बटा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, राइट? मतलब बॉम्ब अचानक से फट गया और उससे दो
दो जो है पार्ट में ये हो गया, वो पाकिस्तान वाला एग्जांपल भूल जाओ, मतलब अपने आप वो बॉम्ब जो है एक्सप्लोड कर गया या इम्प्लोड कुछ भी कर गया, तो उसमें क्या है कि इंटरनल फोर्सेस के वजह से ऐसा हुआ। तो ये वाला पार्ट, मान लो दो पार्ट हैं M1 और M2, ये दोनों मिला के M मास बना रहा था, ये अगर डायरेक्टली यहाँ पे गिर गया, दूसरा इधर गिरा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है अभी भी वो उसी पाथ पे रहेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के वजह से ये ब्रेक किया है। तो इंटरनल फोर्सेस के वजह से ब्रेक किया है, तो सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, F external is equal to 0. So center of mass will follow the same path, the trajectory. No effect on the trajectory of center of mass of isolated system. So इसका center of mass यहीं पे है। तो center of mass का position पता है हमें, ये distance अगर मान लो x1 पता है, हमें ये distance निकालना है x2, तो हम लोग को पता है m1 x1 is equal to m2 x2 लगा के हम लोग इसका पोजीशन निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का तो पोजीशन रेंज वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल ही लेंगे। ये निकालने के बाद x1 और x2 को हम लोग इसमें पुट करके m1 x1 is equal to m2 x2 को पुट करके सॉल्व करके इसको निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो अगली क्लास में इन पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट, और इसके आगे बढ़ेंगे। ओके सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ ठीक है बेटा, बाकी लोग जा सकते हैं। Thank you, sir. हाँ बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.